हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। बच्चों, कल अपनी वीडियो में हमने पढ़ा था कि भुगतान शेष क्या होता है, भुगतान शेष के अंदर कौन कौन सी मदें होती हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। आज वहाँ से आगे हम बढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे भुगतान शेष में खातों के बारे में। हमने कल पढ़ा कि भुगतान शेष के अंदर जो मदें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। दृश्य मदें, जिनको हम वस्तुएं कहते हैं, जो भौतिक होती हैं। अदृश्य मदें, जिन्हें हम सेवाएं कहते हैं। और इसके अलावा पूंजीगत अंतर, जिसके अंदर हमारे जो अन्य कई जैसे भी परिसंपत्तियों को खरीदना हो गया, कहीं पर निवेश करना हो गया, तो वो सारी चीज़ें हमारी पूंजीगत अंतरण के अंतर्गत आती हैं। इन तीनों से ही हम 2 खाते बनाते हैं। भुगतान शेष के अंदर 2 खाते होते हैं। एक खाते को कहते हैं हम चालू खाता, करंट अकाउंट, और दूसरा होता है हमारा पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। तो चालू खाते के अंदर जो हमारी पहली 2 मदें थी, दृश्य मदें और अदृश्य मदें। दृश्य मदें यानी कि वस्तुएं और अदृश्य मदें यानी कि सेवाएं। और तीसरी चीज होती है एक पक्षीय भुगतान, यानी कि जो मदें हमने पढ़ी थी उन मदों में से पहली 2 मदें दृश्य और अदृश्य यानी कि वस्तुएं और सेवाएं, वो किसके अंदर होती हैं? चालू खाते के। तो आपको सभी को पता है दृश्य मदें हमारी वस्तुएं होती हैं, अदृश्य मदें सेवाएं होती हैं, और एक पक्षीय भुगतान होते हैं जो सिर्फ एक तरफ से जिनका भुगतान किया जाता है, बदले में कुछ उनके लिया नहीं जाता। जैसे हमारे उपहार हो गए, किसी को दान देना हो गया, जब हम उपहार देते हैं, दान देते हैं, तो वो एक तरफा भुगतान होती है, बदले में हमें कुछ मिलता नहीं है, तो उनको हम क्या कहते हैं? एक पक्षीय भुगतान। तो भुगतान शेष का जो चालू खाता होता है उसके अंदर दृश्य, अदृश्य और एक पक्षीय भुगतान, ये चीजें होती हैं। इनके अंदर जो वस्तुएं होंगी, उन वस्तुओं का जो निर्यात हम करेंगे, उस निर्यात को हम धनात्मक मदों में लिखेंगे, क्योंकि निर्यातों से हमें आय होगी। और वस्तुओं का जो आयात होगा उसे हम ऋणात्मक लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे, क्योंकि इनके बदले में हमें इनकी कीमत देनी पड़ेगी, भुगतान देना पड़ेगा। तो वस्तुओं का आयात ऋणात्मक, वस्तुओं का निर्यात धनात्मक मद होगा। ऐसे ही जो सेवाएं हैं, अदृश्य मदें हैं, उनके निर्यात धनात्मक होंगे और उनके आयात क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। एक पक्षीय भुगतान में अगर हमें उपहार मिले हैं, अगर हमें किसी ने दान दिया है, तो वो हमारा धनात्मक हो गया, और अगर हमने किसी को दिया है तो वो हमारा ऋणात्मक हो गया। तो पहला खाता चालू खाता, जिसके अंदर ये 3 चीजें होती हैं। भुगतान शेष का जो दूसरा खाता है उसे कहते हैं हम पूंजी खाता। पूंजी खाते के अंदर जो हमारे पूंजीगत अंतर होते हैं, जैसे एक देश शेष विषय के अंदर जो भी निवेश करेगा, वहां पर कोई परिसंपत्ति खरीद ली या डायरेक्ट उसने जो भी निवेश कर दिया, ऐसे सभी प्रकार के निवेश किसके अंतर्गत आएंगे? पूंजीगत अंतरण के अंतर्गत, पूंजी खाते के अंतर्गत आएंगे। तो पूंजी खाते में भी हमारे यहाँ पर अगर निवेश हुआ है तो वो धनात्मक होगा, अगर हमने कहीं पर किया है तो इस तरह से हम उसे ऋणात्मक में लिखेंगे। तो भुगतान शेष के अंदर कितने खाते? 2, चालू खाता और पूंजी खाता। इसके बाद भुगतान शेष के अंदर 2 प्रकार की मदों का और जिक्र किया गया है। आपके चैप्टर के अंदर ये है, तो 2 प्रकार की मदें और होती हैं भुगतान शेष के अंतर्गत, जिसे हम स्वायत्त या स्वप्रेरित। पहली मद का नाम क्या है? स्वायत्त या स्वप्रेरित, यानी कि ऑटोनोमस इसे हम कहते हैं। और जो दूसरी मद होती है उसे कहते हैं हम समायोजक मद। तो बच्चों, भुगतान शेष के अंदर 2 प्रकार की और मदें पाई जाती हैं, जिन्हें हम स्वायत्त या स्वप्रेरित या ऑटोनोमस मद भी कहते हैं। और इसका एक और नाम भी है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेखा से ऊपर की मदें कहते हैं हम इसे। रेखा से ऊपर की मदें, इसका एक नाम और भी है, रेखा से ऊपर की मदें। तो रेखा से ऊपर की मदें या स्वायत्त और स्वप्रेरित मदें, ये क्या होती है? हम अगर इस एक मद को याद कर लेंगे तो जो समायोजक मद है वो हमें अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। जो स्वप्रेरित मद है उसके बिल्कुल उलट क्या है? समायोजक मद। तो स्वप्रेरित या स्वायत्त या रेखा से ऊपर की मदें कौन सी होती हैं? इसके लिए सबसे पहली बात कि ऐसी मदें या ऐसे सौदे जिनका संबंध किससे हो? लाभ को अधिकतम करने से, यानी कि ये वो मदें हैं जिनका संबंध एक देश अपने लाभों को अधिक से अधिक बढ़ाने से जिसका सरोकार होता है। तो ये ऐसी मदें होती हैं जो ऐसे सौदों से संबंधित होती हैं जो लाभ को अधिकतम करती हैं या लाभ को बढ़ाती हैं, हम ये कह सकते हैं। दूसरी ये मदें क्या होती हैं कि इन मदों का भुगतान शेष हमारा अनुकूल रहेगा या प्रतिकूल रहेगा, इन चीजों से कोई संबंध नहीं, क्योंकि इनका संबंध किससे है? लाभ को अधिकतम करने से। तो बेशक हमारा भुगतान शेष अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, या भुगतान शेष हमारा बेशक समान ना हो,
उससे इसका कोई सरोकार, कोई अर्थ मतलब नहीं होता। इसके ठीक विपरीत हमारी कौन सी होती है, समायोजक मदें, यानी कि उन मदों का लाभ को अधिकतम करने से भी लाभ को अधिकतम करना उनका उद्देश्य नहीं होता। ये ऐसे सौदे होते हैं समायोजक मदें जो लाभ को अधिकतम नहीं करना चाहती, जबकि समायोजक जो ये हमारी स्वायत्त मदें हैं ये लाभ को अधिकतम करना चाहती है। इसके उलट है हमारी समायोजक मद। ये भुगतान शेष को अनुकूल और प्रतिकूल से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समायोजक मदों का संबंध है, यानी कि भुगतान शेष को समायोजक मदें जो होती है वो भुगतान शेष के अंदर समानता लाती है। इसके अनुकूल प्रतिकूल से उनका संबंध है, लेकिन स्वायत्त मदों का इससे संबंध नहीं है। और समायोजक मद जो होती है उनका भी दूसरा नाम है, उसे कहते हैं हम रेखा से नीचे की मदें। तो दो मदें हैं हमारी, समायोजक और स्वायत्त। स्वायत्त है, ऑटोनोमस है, इनको रेखा से ऊपर की मदें कहती हैं। इनका केवल और केवल ऐसे सौदे होते हैं जो लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं। भुगतान शेष चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, उनसे इनका कोई संबंध नहीं है। भुगतान शेष के अंदर समानता रहे, इससे इनका कोई संबंध नहीं। लेकिन समायोजक मदें इसके बिल्कुल उलट होती हैं। इनको हम रेखा से नीचे की मदें कहते हैं, और ये ना तो लाभ को अधिकतम करने से संबंधित होती हैं, और दूसरा ये जो हमारा भुगतान शेष है उसके अनुकूल और प्रतिकूल होने से सरोकार रखती है, यानी कि ये भुगतान शेष को की समानता को बनाए रखना चाहती है। तो ये हमारी कुछ मदें होंगी। इसके अलावा कुछ और भी मदें हैं पुस्तक के अंदर, जैसे भूल चूक मद है। भूल चूक मद के अंदर वो मदें आती हैं कि जो बहुत सारी वस्तुएं होती है, बहुत सारी सेवाएं होती है, उनमें से हो सकता है हम कोई हमारे से छूट जाए या कोई किसी के अंदर कुछ गड़बड़ी रह सकती है, तो भूल चूक मद का इसीलिए प्रयोग किया जाता है ताकि जो भी थोड़ा बहुत अगर कुछ रह गया है तो वो हम उसके अंदर उसको काउंट कर लेते हैं। तो हमारी जो मेन चक्र की जो मदें थी वो हमने इसके अंदर कर। इसके बाद इस चक्र के अंदर हमारा एक और क्वेश्चन बनता है जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जाता है कि जो भुगतान शेष होता है उसके संतुलन से संबंधित। तो भुगतान शेष का जो संतुलन होता है उसको हम दो तरीके से करते हैं, एक लेखांकन की दृष्टि से और दूसरा होता है हमारा व्यवहारिक दृष्टि से। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न होता है जो लेखांकन होता है, जो लिखने का तरीका होता है भुगतान शेष का, उस लिखने के तरीके में भुगतान शेष हमेशा संतुलित रहता है। क्यों संतुलित रहता है? इस दोहरी अंकन विधि के कारण। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर के अंदर कि लेखांकन की दृष्टि से भुगतान शेष सदैव संतुलित होता है, क्योंकि हम इसका लेखांकन कैसे करते हैं? दोहरी अंकन विधि से। दोहरी अंकन विधि में हम क्या करेंगे? एक तरफ हम अपनी प्राप्तियां लिखेंगे और एक तरफ हम अपनी अदायगियां लिखेंगे। अब मान लिया हमने कोई वस्तु ली है तो जितनी हमने हमारी तरफ वस्तु आई है उतनी ही हमने उसकी कीमत दी है, तो दो तरफ से हम उसको लिखते हैं। तो जो वस्तु की कीमत है और जो हमने उसकी कीमत अदा करी है वो दोनों क्या होती हैं? हमेशा बराबर होती हैं। तो लेखांकन की दृष्टि से, और लेखांकन क्योंकि हम दोहरी अंकन विधि से करते हैं इसलिए सिर्फ लेखे के दृष्टिकोण से जो भुगतान शेष होता है वो सदैव संतुलित होता है। लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण में ये संभव है कि हमने निर्यात थोड़े किए हों और हमने आयात ज्यादा किए हों, तो व्यावहारिक दृष्टिकोण से भुगतान शेष अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। हमारी देनदारियां भी ज्यादा हो सकती हैं, हमारी लेनदारियां भी ज्यादा हो सकती हैं। इसके बाद लास्ट में हमारा प्रश्न आता है कि जो भुगतान शेष का असंतुलन होता है, असंतुलन कब होगा? असंतुलन जब होगा जब प्राप्तियां और भुगतान दोनों बराबर ना हो। अगर हमारी प्राप्तियां और हमारे जो भुगतान है वो बराबर है तो भुगतान शेष संतुलित कहलाएगा। तो असंतुलन कब होगा? जब ये दोनों बराबर नहीं है, चाहे प्राप्ति ज्यादा हो चाहे भुगतान ज्यादा हो, कोई भी अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है, चाहे कोई भी ज्यादा हो कोई भी कम हो, बराबर नहीं है, तो वो स्थिति असंतुलन की स्थिति है। तो भुगतान शेष में असंतुलन दो तरह से होता है, एक अनुकूल एक प्रतिकूल। अनुकूल तो वो होगा कि हमारी प्राप्तियां ज्यादा हो तो वो हमारे लिए अनुकूल है क्योंकि हमें मिला ज्यादा है, और प्रतिकूल कब होगा? जब हमारी देनदारियां ज्यादा हो, यानी कि हमें देना ज्यादा पड़े। तो प्रतिकूल भुगतान शेष प्रत्येक देश के लिए अधिक नुकसानदायक होता है। तो इस प्रतिकूल भुगतान शेष को ठीक करने के क्या उपाय हैं? कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको अपनाकर हम अपने भुगतान शेष को ठीक कर सकते हैं? तो ये हमारे लिए एक अगला प्रश्न बनता है इस चैप्टर के अंदर कि प्रतिकूल भुगतान शेष को कैसे ठीक किया जाए। तो उसके लिए हम ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है आयात हतोत्साहित। हतोत्साहित का मतलब होता है कि आयातों को हम कम करें, हम लोगों को इस चीज के लिए उकसाएं कि वो दूसरे देशों से कम आयात करें।
तो आयातों को हतोत्साहित करके हम अपने प्रतिकूल भुगतान शेष को ठीक कर सकते हैं। अब हतोत्साहित कैसे होंगे आयातों को हतोत्साहित करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे सरकार आयातों के ऊपर टैक्स लगा दे, कर लगा दे। जब सरकार आयातों के ऊपर कर लगाएगी तो आयात हमारे लिए महंगे हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति दूसरे देश से कुछ भी मंगवाएगा तो वो चीज़ पहले की तुलना में महंगी हो जाएगी, और कोई भी चीज़ जब महंगी होती है तो हम उसको कम खरीदते हैं। तो पहला तरीका आयातों को हतोत्साहित करने का, आयातों के ऊपर टैक्स लगा देना। एक और तरीका है आयात कोटा निर्धारित कर देना। कोटे का मतलब होता है एक सीमा बना देना कि हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक फर्म के लिए एक निश्चित फिक्स सीमा कर दी जाए कि भाई इतने रुपए से ज़्यादा का तुम आयात नहीं कर सकते। उस सीमा से ज़्यादा कोई भी आयात नहीं कर पाएगा। वो कोटा एक लिमिट बन गई कि भाई अगर मान लिया हर एक व्यक्ति 10,000 का, 15,000 का, कोई भी, मेरा कहने का अर्थ है ये कि कोटे का मतलब होता है लिमिट को फिक्स कर देना। उससे ज़्यादा का कोई आयात नहीं कर पाएगा, तो इससे भी आयात कम होंगे। और तीसरी चीज है आयातों को हतोत्साहित करने की कि आयात प्रतिस्थापन किया जाए। प्रतिस्थापन क्या होता है कि जिन वस्तुओं का, जिन सेवाओं का हम दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं, जिनको हम दूसरे देशों से मंगवा रहे हैं, अगर हम उन्हीं जैसी वस्तुओं का या उन्हीं के जैसा काम करने वाली वस्तुओं का, सेवाओं का अपने देश के अंदर ही उत्पादन शुरू कर दें तो उसे कहेंगे हम आयात प्रतिस्थापन। तो हमें दूसरे देशों से मंगवाना नहीं पड़ेगा। तो आयातों को हतोत्साहित करके, और 3 तरीके से हम आयातों को हतोत्साहित कर सकते हैं, आयात कर लगाकर, कोटा निर्धारित करके और आयात प्रतिस्थापन करके। तो ये 3 तरीके करके हम आयातों को क्या कर सकते हैं, हतोत्साहित, जिससे हमारा प्रतिकूल भुगतान शेष ठीक होगा। दूसरा तरीका है निर्यातों को प्रोत्साहित करना। आप सभी को पता है आयात जितने ज्यादा होंगे प्रतिकूल भुगतान शेष उतना ही ज्यादा होगा, और निर्यात जितने ज्यादा होंगे हमारा भुगतान शेष उतना ही अनुकूल होगा। तो दूसरा तरीका क्या है कि हम अपने निर्यातों को बढ़ाएं। जब हमारे निर्यात बढ़ेंगे तो हमें विदेशी करेंसी मिलेगी, जिससे हमारा प्रतिकूल भुगतान शेष ठीक होगा। तो जैसे हमने आयात हतोत्साहित के लिए तरीके अपनाए, ऐसे ही हम निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए भी तरीके अपना सकते हैं। हम अपनी क्वालिटी को सुधार सकते हैं, हम अपने गुणवत्ता को सुधार के उनकी एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ सरकार की तरफ से स्टेप उठाए जा सकते हैं। तो कोई भी तरीका करे सरकार, लेकिन आयात निर्यातों को क्या करे, वो प्रोत्साहित करे। जब निर्यात बढ़ेंगे तो हमारा प्रतिकूल भुगतान शेष ठीक होगा। इन निर्यातों को प्रोत्साहित करने का अगला तरीका है मुद्रा विसंगति और अवमूल्यन। अवमूल्यन हमारा बहुत बार प्रश्न आता है, अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अवमूल्यन क्या होता है। अवमूल्यन के बारे में हमने विदेशी विनिमय दर में भी पढ़ा था, और ये एक तरह से जो हमारी निर्यात प्रोत्साहन है इसका भी एक भाग है। निर्यातों को प्रोत्साहित करने का भी एक तरीका है कि हम अवमूल्यन करके निर्यातों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अवमूल्यन में क्या होगा कि जो हमारे देश की करेंसी है, उस करेंसी की जो विनिमय दर है उसको हम कम करते हैं। जैसे अब मैं बताती हूँ कि भाई $1 50 रुपये के बराबर है। अगर $1 55 के बराबर हो गया तो वो अवमूल्यन हो गया। अब क्या होगा, जब $1 55 के बराबर जब होता है तो पहले जो $1 में जितनी चीज आ रही थी, अब $1 में उससे ज्यादा चीज आ जाएगी। तो जब भी अवमूल्यन किया जाता है तो विदेशों में हमारी वस्तुएं सस्ती हो जाती है। तो अवमूल्यन जब भी होगा, जब $1 पहले 50 था, अब $1 60 हो गया, तो 60 रुपये के बराबर हो गया। तो अब $1 में बहुत ज्यादा चीजें आएंगी, पहले कम आ रही थी। तो इट मीन्स क्या हो गया, विदेशों में हमारी वस्तुएं सस्ती हो गई, और जब कोई भी चीज सस्ती होती है तो उसको ज्यादा खरीदा जाएगा। तो इससे क्या होंगे, हमारे निर्यात बढ़ेंगे, प्रोत्साहित होंगे। तो अवमूल्यन भी एक तरीका है जिससे हम निर्यातों को बढ़ा सकते हैं, जिससे हम अपने प्रतिकूल भुगतान शेष को ठीक कर सकते हैं। अगला हमारा तरीका है विदेशी निवेश प्रोत्साहन। विदेशी निवेश यानी कि जो दूसरे देश हैं उनको हम अपने देश में आने के लिए, अपने देश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें। उनके लिए कुछ ऐसा माहौल तैयार करें, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करें कि विदेशी हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा आए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। इससे विदेशी करेंसी आएगी और हमारा जो प्रतिकूल भुगतान शेष है वो ठीक होगा। तो ये कुछ तरीके थे जिनको अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रतिकूल भुगतान शेष को, अपने असंतुलित भुगतान शेष को ठीक कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमने आज भुगतान शेष के खातों के बारे में पढ़ा, चालू खाते और पूंजी खाता, इसके अंदर कौन कौन सी मदें आती हैं। इसके अलावा 2 और मदें पढ़ी हमने, जो स्वायत्त और समायोजक मदें, और लास्ट में हमने पढ़ा प्रतिकूल भुगतान शेष को ठीक करने के उपाय। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।